बेटा ये नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स के काम करने का तरीका क्या है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स नेक्स्ट टॉपिक बेटे ये है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। इसमें एंजाइम्स के काम करने का मेथड या प्रोसीजर है बेटे कि एंजाइम कैसे काम करते हैं। तो हमारे पास दो पॉसिबल थ्योरीज हैं जिसको साइंटिस्ट ने बताया है कि एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। और देखो जितनी भी थ्योरीज होती हैं, तमाम थ्योरीज जो होती हैं उन पे ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो जिस वक्त वो दी जाती है उस वक्त के हिसाब से वो चीज सही होती है, लेकिन बाद में जिस तरह और रिसर्च हो रही होती है तो उस पे बेटे ऑब्जेक्शंस हो जाते हैं। तो ये दो चीजें हैं। अच्छा, हमारे पास जो मैंने आपसे कहा कि दो थ्योरीज हैं, उनका नाम क्या है उन दो थ्योरीज का। एक थ्योरी जो है उसको कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी, और दूसरे को कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। दो थ्योरीज है हमारे पास, एक लॉक एंड की थ्योरी है और एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। ये जो लॉक एंड की थ्योरी है इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था फिशर। लॉक एंड की थ्योरी इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, उसका नाम था फिशर, जिसको बाद में और इम्प्रूव किया था दो साइंटिस्टों ने। एक का नाम था पॉल फिल्डर और एक का नाम था डी वुड्स। ये जो थ्योरी दी थी इन्होंने वो 1898 में दी थी, की लॉक थ्योरी। जबकि जो दूसरी थ्योरी है इंड्यूस फिट मॉडल, इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, उसका नाम था बेटे कोहेलेंड। कोहेलेंड। और ये जो इंड्यूस फिट मॉडल की थ्योरी दी थी ये 1959 में दी थी। तो मैंने आपको दो थ्योरीज के नाम बताए और उन थ्योरीज को जिन साइंटिस्टों ने दिया था उनके नाम और उनके एयर्स बताए। ये जो नाम हैं और एयर्स हैं ये आप एमसीक्यू के लिहाज से बेटे याद रखें, आपके बोर्ड के पेपर में ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब इन थ्योरीज की बात, सबसे पहले ये थ्योरी आपको नजर आ रही होगी लॉक एंड की थ्योरी। ये जो लॉक एंड की है, लॉक के मायने ताला और की से मुराद है चाबी। मैंने कहा लॉक से मुराद है ताला और की से मुराद है चाबी। तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरीज दी थी उन्होंने कहा था कि जैसे हर ताले की अपनी चाबी होती है, कि एवरी लॉक कंटेन इट्स ओन की, हर ताले की अपनी चाबी है, सेम उसी तरह से एवरी एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट होगा। और मैं आपको पहले ही पिछली क्लासों में बता चुका हूं कि सबस्ट्रेट के मायने होते हैं वो स्ट्रक्चर जो एंजाइम के साथ आकर अटैच होता है। सबस्ट्रेट के मायने होते हैं वो स्ट्रक्चर जो एंजाइम के साथ आकर अटैच होता है। और जिस जगह एंजाइम पर अटैच होता था सबस्ट्रेट, उस जगह को एंजाइम पर एक्टिव साइट कहते थे। एंजाइम हमेशा बड़े होते हैं साइज में और सबस्ट्रेट हमेशा छोटे होते हैं साइज में। जिस चीज का भी इनटेक आप कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये तमाम चीजें सबस्ट्रेट कहलाती हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जिस चीज का भी आप इनटेक कर रहे हैं तमाम चीजें सबस्ट्रेट कहलाती हैं। और ये सारे के सारे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जाके अटैच होते हैं और फिर एंजाइम उन सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं।
ताकि एनर्जी पैदा की जा सके, ताकि एनर्जी जो है वो फॉर्म की जा सके या पैदा की जा सके। जब सबस्ट्रेट अटैच होता है एंजाइम के साथ तभी रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो लॉक जो है उससे मुराद एंजाइम है और की जो है उससे मुराद सबस्ट्रेट है। लॉक से मुराद जो है वो एंजाइम है और की से मुराद जो है वो सबस्ट्रेट है। तो हर एक लॉक के साथ एक पर्टिकुलर की है, यानी कि एवरी एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। व्हेन दीज टू स्ट्रक्चर्स कंबाइन विद ईच अदर दे परफॉर्म रिएक्शन। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो फिर रिएक्शन होता है, यानी कि कैटालाइसिस होता है। कैटालाइसिस से मुराद ये है कि जो सबस्ट्रेट है वो टूटता है, सबस्ट्रेट टूटता है। कौन तोड़ रहा है? एंजाइम्स तोड़ रहे हैं। ये है लॉक एंड की थ्योरी। अगर बिलफर्ज जैसे कोई और की है और आप किसी और लॉक में उसको लगाने की कोशिश करें तो पहली बात तो बेटे वो लॉक में की अटैच ही नहीं होती, और अगर अटैच हो भी जाए तो वो की जो है उसको ओपन नहीं कर पाती। सेम इसी तरह से हर एक एंजाइम के पास उसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है जिसके साथ वो अटैच होता है, किसी और सबस्ट्रेट के साथ अटैच भी नहीं होता एंजाइम। ये है बेटे थ्योरी जिसको हम कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी। अब बेटे नेक्स्ट जो है वो एक और थ्योरी है, उसको आप कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। नेक्स्ट थ्योरी जो है बेटे ये इंड्यूस फिट मॉडल है। इंड्यूस के मायने होते हैं चेंज लेकर आना। बेटे मैंने कहा कि इंड्यूस के मायने होते हैं चेंज, और फिट से मुराद ये है कि जो भी स्ट्रक्चर है वो आकर अटैच होगा एंजाइम के साथ। मैंने आपको नाम पहले ही बता दिया था कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कोहेलेंड। 1959 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी इंड्यूस फिट मॉडल। इसमें उन्होंने ये कहा था कि पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे के साथ आके अटैच होते हैं। इंड्यूस फिट मॉडल में कोहेलेंट साहब ने कहा था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे के साथ आके अटैच होते हैं। जब ये अटैच हो जाते हैं तो एंजाइम के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, एंजाइम के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस लेकर कौन आता है? सबस्ट्रेट। दोबारा से अगर बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा बेटे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा। सबस्ट्रेट एंजाइम को कहेगा कि आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएं। तो एंजाइम इसकी बात मान लेता है। एंजाइम अपने अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आता है, मतलब अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर लेता है। जैसे ही ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं एंजाइम के अंदर, तो अब यही एंजाइम उस सबस्ट्रेट को तोड़ देता है। आफ्टर अपीयरेंस ऑफ चेंजेस एंजाइम सबस्ट्रेट को तोड़ देगा। तो इसका मतलब यहां पे इंड्यूस कराया चेंज, मतलब चेंज को लेकर आया। कौन चेंज को लेकर आया? सबस्ट्रेट। किसके अंदर चेंज लेकर आया? एंजाइम के अंदर। और जब चेंजेस आ गए एंजाइम्स के अंदर तो एंजाइम ने बेटे ब्रेक डाउन करी। किस चीज की ब्रेक डाउन करी? सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन करी। इसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। इसके बाद अब नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो देखो बेटे इसमें ये आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे कि सबसे पहला फैक्टर जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, दूसरा टेम्परेचर है, तीसरा पीएच लेवल है, चौथा कोएंजाइम एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स हैं, पांचवा वाटर, और नंबर 6 है रेडिएशन। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, मतलब उसकी काम करने की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब बारी बारी हमें हर एक के बारे में पढ़ना है।
सबसे पहले है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। मैंने अभी भी आपको बताया कि सबस्ट्रेट क्या होते हैं, और इससे पहले भी बताया था। वो तमाम चीजें सबस्ट्रेट कहलाती हैं जो जाकर अटैच होती हैं एंजाइम के साथ। जिस जगह अटैच होती हैं एंजाइम पे उसको कहते हैं एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट हमेशा छोटे होते हैं साइज में, एंजाइम हमेशा बड़े होते हैं साइज में। कंसंट्रेशन से मुराद हमारी क्वांटिटी है। कंसंट्रेशन से मुराद हमारी क्वांटिटी है कि क्या क्वांटिटी है किस चीज की, सबस्ट्रेट की। तो देखो बेटे, आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम भी पढ़े थे, और मैंने आपसे कहा था कि एंजाइम जो होते हैं किसी भी इंसान की बॉडी में वो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं। एंजाइम जितने भी हैं किसी भी इंसान की बॉडी में वो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है कोई चीज, फिक्स क्वांटिटी है एंजाइम्स की इंसान की बॉडी में। तो अगर आप किसी सबस्ट्रेट का इनटेक कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में जा रहा है, एंजाइम के साथ जाके अटैच हो रहा है, एंजाइम उसको तोड़ रहे हैं और एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। ये काम 100% एफिशिएंसी के साथ चलता रहेगा, तेजी से चलता रहेगा। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? जब तक आपकी बॉडी में अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम है, जब तक एंजाइम अवेलेबल है, आप सबस्ट्रेट लेते रहें, एंजाइम उसको तोड़ते रहेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को देते रहेंगे, यानी कि एफिशिएंसी जो है वो 100% रहेगी। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में, या फिर आप इतने ज्यादा सबस्ट्रेट का इंटेक कर लें जितने एंजाइम ही नहीं है आपकी बॉडी में, तो क्या होगा? तो क्या एफिशिएंसी 100% रहेगी? नहीं, एफिशिएंसी डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि एंजाइम ही अवेलेबल नहीं है कि वो सबस्ट्रेट को तोड़ सकें। तो आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट विल इंक्रीज एज कंपेयर टू द क्वांटिटी ऑफ एंजाइम। तो अगर एंजाइम से ज्यादा क्वांटिटी हो गई सबस्ट्रेट की बॉडी में, तो हमारी बॉडी में वो एंजाइम है ही नहीं अवेलेबल जो सबस्ट्रेट को तोड़ सके, जिसकी वजह से एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है विद एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है जैसे जैसे सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ती है। लेकिन ये बात डिपेंड करती है एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर। एंजाइम्स हैं अवेलेबल तो ये एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी में सारे एंजाइम यूज्ड हो जाएं, ये सारे एंजाइम्स ऑलरेडी ऑक्युपाइड हों, उन पे सबस्ट्रेट अटैच हुए हुए हों, और आप और सबस्ट्रेट का इंटेक कर लें, तो एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी अब जीरो हो गई, तो वो सबस्ट्रेट टूट ही नहीं पाएंगे, अटैच ही नहीं हो पाएंगे। देन द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम विल डिक्रीज, यानी कि द एक्टिविटी विल बी डिक्रीज। तो ये एक्टिविटी बेटे डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि दो चीजें हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को लेकर। एक, अगर क्वांटिटी जो है वो सबस्ट्रेट की बहुत ज्यादा हो गई एंजाइम के कंपैरिजन पे, तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब सबस्ट्रेट ज्यादा हो गया एंजाइम कम है तो एक्टिविटी कम हो गई। इसके अलावा बिलफर्स, सबस्ट्रेट टूटे, सबस्ट्रेट किस में टूटते हैं? सबस्ट्रेट टूटते हैं प्रोडक्ट में। बिलफर्स बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है बॉडी के पास अवेलेबल, पहले से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है बॉडी के पास अवेलेबल, और प्रोडक्ट की नीड नहीं है, तो भी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या हो जाती है? डिक्रीज। अगर प्रोडक्ट का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए या सबस्ट्रेट का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए एंजाइम से कंपैरिजन में, तो भी एक्टिविटी क्या हो जाती है बेटे? डिक्रीज हो जाती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो टेम्परेचर है। नेक्स्ट जो है बेटे वो टेम्परेचर है, कि टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है, टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है एंजाइम्स की एक्टिविटी को। तो बेटे टेम्परेचर जो है ये बढ़ाने से, एंजाइम्स हमें मालूम है कि प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और मैंने आपको बताया था, मैंने बेटे आपको बताया था कि जो भी चीज बेटे प्रोटीन से मिलकर बनती है वो ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो एंजाइम्स जितने भी होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं,
एंजाइम जितने भी हैं वो हीट सेंसिटिव हैं, इनको ज्यादा हीट बेटे बर्दाश्त है नहीं। जितने भी प्रोटीन है, जितने भी प्रोटीन से मिलके बने हुए सब्सटेंसेस होते हैं वो अबव 45 डिग्री सेल्सियस डीनेचर हो जाते हैं। जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटीन से मिलके बने हैं वो अबव 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। सेम बात अप्लाई होती है किस पे? एंजाइम्स पर भी। एंजाइम भी बेटे किससे मिलके बने? प्रोटीन से मिलके बने। तो अगर टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा तो एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू होगा, और अगर एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो ये सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कैसे करेगा, और अगर सबस्ट्रेट अटैच नहीं होंगे तो एक्टिविटी ही नहीं होगी, यानी कि एक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्टॉप। इसी तरह से अगर बिल्फर्स टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया तो भी अगेन एक्टिविटी जो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो कौन सी रेंज है जिसमें एंजाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं? वो रेंज है बेटे 25 से लेकर 37, 25 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस, 25 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ एंजाइम्स काम करते हैं। यानी कि अगर ये टेम्परेचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का तो एंजाइम्स की एक्टिविटी 100% होगी। इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम ही खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, और अगर एंजाइम ही तबाह हो गए तो सबस्ट्रेट अटैच किसके साथ होंगे? किसी कोई और चीज ही नहीं मिलेगी जिसके साथ अटैच हो सके एंजाइम्स, सॉरी सबस्ट्रेट अटैच हो सके। और अगर बिल्फर्स टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ और एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कुछ पहले से अटैच थे तो बेटे वो अटैच तो थे, लेकिन एंजाइम जब डैमेज होना शुरू हुआ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा वो काम वहीं का वहीं रोक देंगे। एंजाइम जो हैं वो तबाह होना शुरू हो जाएंगे, भले उनके साथ आके सबस्ट्रेट अटैच ही क्यों ना हुआ वह हो। अच्छा देखो बेटे, मैं आपको बता रहा था कि टेम्परेचर के मुताबिक कि एंजाइम्स जितने भी हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव या हीट सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम जो हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं, या आप यूं कह लें कि ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होता एंजाइम्स को, इनका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। अबव 45 डिग्री सेल्सियस स्ट्रक्चर डैमेज होना शुरू हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं एंजाइम, टोटल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंजाइम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसके अलावा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 सेल्सियस के ऊपर डिस्ट्रॉय तो नहीं होते, लेकिन एक्टिविटी जो है वो मिनिमम हो जाती है। एंजाइम्स की एक्टिविटी मिनिमम हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए। बेटे युसरा, आपने क्या सवाल पूछा था? टेम्परेचर बता रहा था कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं या हीट सेंसिटिव होते हैं एंजाइम्स। 100 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम्स काम करना छोड़ देते हैं क्योंकि एंजाइम्स ही खत्म हो जाते हैं बॉडी से, और 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम्स की एफिशिएंसी जो होती है वर्किंग की वो कम हो जाती है। तो एंजाइम किस टेम्परेचर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे होते हैं? वो टेम्परेचर है 25 से 37, 25 से 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे एंजाइम्स मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे होते हैं। इस टेम्परेचर को कहते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एंजाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हो। और ये जो मैंने यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का जिक्र किया, ये बेटे मैंने हाइपोथेटिकल बात करी। किसी इंसान की बॉडी का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता है क्या? नहीं, इंसान ही रहेगा, उसकी स्किन गल के गिर जाएगी। तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बात बताई थी। हाँ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है ना कि जिनका टेम्परेचर आप इतना कर देते हैं तो उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं बेटे वो डैमेज हो जाते हैं।
तो अगर इंसानों की बात की जाए, हाँ इंसान जो है वो जिंदा होते हैं ना, जैसे बिलफर्ज अभी टेम्परेचर जो है बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 48 49 हो जाए तो उसमें आप जिंदा है ना। जब इतना टेम्परेचर हो जाता है सराउंडिंग का तो तमाम हीट आपकी बॉडी पे लग रही होती है। तो आप अगर देखते हैं तो आपसे खाया नहीं जा रहा होता, ज्यादा गर्मी में आप नोट करें आपसे खाया नहीं जा रहा होता। वो इसी वजह से नहीं खाया जा रहा होता क्योंकि आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं बेटे वो डैमेज होना शुरू हो गए हैं या उनकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो गई है, तभी तो आपसे खाया नहीं जा रहा होता। क्योंकि एंजाइम्स की क्वांटिटी कम होने लगती है जैसे जैसे टेम्परेचर 45 को क्रॉस करने लगता है। सही है, यहां तक हमने दो चीजों की बात करी आज। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में एक कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बताया और एक बेटे मैंने टेम्परेचर बताया। इंशाअल्लाह अब बाकी के जो रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।